Hi guys, I'm Tanya Ahuja. Came up with a new video on my channel Learnings with Tanya. So in this video, we are going to learn about A, B, C. No. These are not apple, boy or cat. These are the business terms. A for asset stripping, B for black swan, C for corporate raiders. So let's begin with the first term, asset stripping. So as the name suggests, asset stripping. Asset is something which is owned by the owner and provides the owner the future economic benefits, and stripping means removal. So यहाँ पे asset का removal हो रहा है, लेकिन asset का removal कंपनी खुद नहीं करेगी. कंपनी remove कैसे करेगी वो हम definition के through देखते हैं. So what is the definition? It is a process of buying an undervalued company with the intent of selling off its asset and to generate the profits for shareholders. Imagine करो, सिर्फ imagine करो कि मैगी है. मैगी वैसे सबको पसंद होती है. So let's take an example of मैगी. मैगी है और yippee है. फर्ज करो कि yippee के शेयर्स यानी बिजनेस की वैल्यू बहुत डाउन चल रही है, एक्चुअल वैल्यू से अंडर वैल्यू चल रही है मार्केट में. सो मैगी को लग रहा है कि हाँ, अगर वो yippee को ख़रीद लेती है, ख़रीद के उसके डिफरेंट जगह पे अगर उसके एसेट सेपरेटली उसे सेल ऑफ करती है तो दैट विल बी ऑफ मोर वैल्यू. सपोज the value of yippee in the market is 1,000 crores. Suppose it's 1,000 crores and मैगी को लग रहा है कि अगर वो इसके एसेट्स बेचेगी तो it will be 1,500 crores. So 500 crores प्रॉफिट किसके हाथ में? मैगी के हाथ में. तो ये इसी इंटेंशन के साथ मैगी क्या करेगी? yippee को खरीद लेगी. दिस इज एसेट स्ट्रिपिंग. अब आई सेड कि yippee की जो वैल्यू है वो 1,000 करोड़ है. पूरे बिजनेस की वैल्यू 1,000 करोड़ है, जो कि एक्चुअल में अंडर वैल्यू है. तो पूरे बिजनेस की वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है? उसके एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज़ और ब्रांड वैल्यू और ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, एवरीथिंग. बिजनेस मतलब टोटल बिजनेस. तो अगर मैगी yippee को खरीदती है तो पूरा बिजनेस खरीदेगी विद गुडविल, विद ट्रेडमार्क, विद पेटेंट्स, विद एवरीथिंग. सो दिस इज एसेट स्ट्रिपिंग एंड दीज आर डन बाय एसेट स्ट्रिपर्स. अब एसेट स्ट्रिपर्स कौन होते हैं? एसेट स्ट्रिपर्स वो होते हैं जो कंपनी को खरीदते हैं और उनकी एसेट्स सेल ऑफ करते हैं सेपरेटली. सो दीज आर एसेट स्ट्रिपर. उनका मेन मोटिव ये होता है कि अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना. बेसिकली अगर एसेट स्ट्रिपिंग होती है तो वो डिविडेंड के थ्रू पे आउट होती है शेयर होल्डर्स को. दैट प्रॉफिट अमाउंट दैट इफ़ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैगी वाला, then it will be 500 crores. So 500 crores will be distributed as dividends to the shareholders of Maggi. So this is the main motive of asset strippers. So 1980s or 70s में it was very popular, but now this is only done by the private equity firms. So this is a new term. Private equity firms क्या होती हैं? तो private equity firms are the investment management firms जिनके अब प्राइवेट है तो उनके अपने ओन मेंबर्स होते हैं. अपने ओन मेंबर्स होते हैं जो फंड्स डालते हैं कंपनी में और उस फंड को बोला जाता है प्राइवेट फंड. सो वो प्राइवेट फंड अब कहीं बिजनेस में तो नहीं पड़ा रहे, डिफरेंट प्लेसेस पे इन्वेस्ट होता है एंड देन वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है. तो दीज आर द प्राइवेट इक्विटी फर्म्स. एंड बेसिकली अगर वो इन्वेस्ट कर रही है तो वो ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करती हैं लाइक कंपनी को खरीद लिया एंड ऑल. तो बेसिकली एसेट स्ट्रिपिंग वाला काम भी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स करती हैं. सो हेयर वी आर डन विद द एसेट स्ट्रिपिंग पार्ट and let's move on to the black swan. So black swan, नाम से ही लग रहा है कि black swan, there is something different, there is something unexpected. Like swan are basically white in color, but here we are talking black swan. तो black swan एक business term कैसे हुई? Like it is an event. Let's move on to the definition. It is an event which is very rare and came out to be a catastrophic loss. Catastrophic loss is a very big loss और बहुत ज़्यादा impact होता है. So if we see the example, so the biggest example is financial crisis 2008. So those who are watching this video,
तो आप लोगों में से 2 लोग होंगे जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में पता होगा ऑफ 2008 और जिनको नहीं पता होगा. सो जिनको पता है, बेसिकली तो फाइनेंस स्टूडेंट को सबको पता होगा. सो जिन्हें पता है वो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे ब्लैक स्वॉन के साथ. एंड जिन्हें नहीं पता, प्लीज़ 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 आस्क योर पेरेंट्स. दे मस्ट हैव गॉन थ्रू दिस सिचुएशन एंड दे विल टेल यू वेरी नाइसली अबाउट द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008. सो लेट्स move on to the actual definition of black swan. So black swan is an unpredictable event that is beyond the normal circumstances and has a severe impact on market and investment. So black swan is basically brings out to be a catastrophic loss. So if I tell you the characteristics of black swan, then there will be 3 major characteristics. First, it is very much rare. Second, it is a catastrophic impact. And the third one is it is unpredictable. देखो, रोज फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे सिचुएशन नहीं आती. सो रेयर तो है ही. जो छोटे मोटे लॉसेस होते हैं, जो इमटेरियल होते हैं, वो चल जाते हैं अगर अनप्रिडिक्टेबल हैं. बट ये सिचुएशन अनप्रिडिक्टेबल भी है और कैटास्ट्रॉफिक भी है. सो वी आर डन विद ब्लैक स्वॉन. लेट्स मूव ऑन टू द लेटर C, दैट इज कॉर्पोरेट raiders. No, I'm not saying corporate traders. This term is corporate raiders. So let's move on to the actual definition of corporate traders. So these are the investors who take the large amount of shares in the company which is undervalued to basically change the management and the decision making power to bring the undervalued business value to the level, to back to the level. So basically वही एग्जाम्पल ले लेते हैं मैगी और हिप्पी का. समझ लो कि मैगी अब एसेट स्ट्रिपर की तरह गेम में नहीं आ रही है, एक कॉर्पोरेट रेडर की तरह गेम में आ रही है. तो हिप्पी की वैल्यू डाउन चल रही है और मैगी क्या सोच रही है कि अगर मैं इसके थोड़े से नहीं, मेजरली अगर शेयर्स ले लेता हूँ तो मेरे पास मैनेजमेंट और मेरे पास ही डिसीजन मेकिंग आएगी. तो अगर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग मैगी के पास आ गई तो देयर आर चांसेस कि शेयर्स वापस लेवल पर आ जाएं. किसके? हिप्पी के. सो कॉर्पोरेट रेडर्स और एसेट स्ट्रिपर्स में यही एक डिफरेंस होता है. एसेट स्ट्रिपर्स क्या करते हैं, अगर मैगी एसेट स्ट्रिपर्स की तरह गेम में रोल प्ले करेगी तो क्या करेगी, हिप्पी को खरीदेगी और उसकी एसेट्स सेल ऑफ कर देगी टू गेन प्रॉफिट्स एंड टू पे आउट विद द डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर्स. लेकिन अगर कॉर्पोरेट रेडर्स की तरह मार्केट में आएगी ना तो क्या करेगी, उसकी मैनेजमेंट को ठीक करेगी और उसकी डिसीजन मेकिंग को ठीक करेगी और उसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देगी. अब बात ये आती है कि हिप्पी क्यों चाहेगा कि कोई दूसरी कंपनी आए, उसकी मैनेजमेंट होल्ड करे, उसकी डिसीजन मेकिंग होल्ड करे. कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी. इफ़ यू आर एट द प्लेस ऑफ हिप्पी, बिल्कुल नहीं चाहोगे. सो इस केस में कॉर्पोरेट ट्रेडर्स क्या करते हैं, अ वेरी बिग टर्म, हॉस्टाइल टेक ओवर. अब हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, जब सीधी तरीके से कंपनी नहीं मानती तो कुछ डिफरेंट करना पड़ता है. तो अगर सीधी तरीके से हिप्पी नहीं मानेगी तो मैगी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हिप्पी को ना चाह कर भी बात माननी पड़ेगी. तो क्या करेगी, हॉस्टाइल टेक ओवर. अब क्या होता है हॉस्टाइल टेक ओवर, तो मैगी क्या करेगी, हिप्पी के जो शेयर होल्डर्स होंगे ना, उनको मान लो अगर हिप्पी का एक शेयर 1000 रुपीज़ का है तो मैगी क्या करेगी, 1000 रुपीज़ में कुछ ऐड करके अमाउंट उसके शेयर होल्डर से शेयर खरीद लेगी. जब मेजरली सारे शेयर्स खरीद लेगी उनको थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू देके, तो क्या शेयर होल्डिंग ज़्यादा होगी मैगी की? नहीं, बिल्कुल होगी. तो ये बिल्कुल लीगल है, हॉस्टाइल टेक ओवर लीगल है, इलीगल नहीं है. क्योंकि हम बहला फुसला के नहीं ले रहे, हम ज़्यादा वैल्यू दे के शेयर होल्डर्स को उनसे शेयर्स ले रहे हैं. तो मैगी अगर सीधे तरीके से परचेज़ नहीं कर पाती है तो वो शेयर होल्डर्स को ख़रीदती है. बेसिकली शेयर होल्डर्स को ख़रीद रही है फॉर मोर वैल्यू. ठीक है, तो ये हो गया हॉस्टाइल टेक ओवर. और बेसिकली हॉस्टाइल टेक ओवर पब्लिक कंपनीज़ में होता है, क्योंकि पब्लिक कंपनी
के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं. अब प्राइवेट कंपनीज़ के मेंबर्स को ख़रीदना इज़ नॉट ईजी. वो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं तो वो तो नहीं मानेंगे चाहे आप ज़्यादा वैल्यू दे दो. लेकिन पब्लिक कंपनी के ओनर्स नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं. अब मैंने भी अगर आईटीसी के शेयर खरीद रखे हैं, अगर कोई मेरे पास आएगा कि भाई नॉर्मली शेयर की वैल्यू चल रही है कम, अगर 5000 शेयर की वैल्यू चल रही है, अगर कोई मेरे पास आएगा कि आई विल गिव यू 500 एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली आई विल गिव द शेयर्स एंड टेक द एक्स्ट्रा मनी. सो ऐसे ही हम शेयर होल्डर्स हैं तो वो पब्लिक कंपनी है. ऐसे अगर प्राइवेट मेंबर हूँ तो मुझे लगेगा कि नहीं आई एम द मेंबर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, सो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए. सो बेसिकली हॉस्टाइल टेक ओवर होता है पब्लिक कंपनी में, क्योंकि उनके ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स. तब अब एक और पॉइंट रेज होता है कि कॉर्पोरेट रेडर्स क्या करते हैं कि हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया और फिर उसके बाद कंपनी की मैनेजमेंट खुद ले रही है और डिसीजन मेकिंग खुद कर रही है. तो क्या ये लीगल है और क्या ये सही है? अब आप खुद से क्वेश्चन रेज करो कि क्या सही है या क्या गलत है. अब मेरी बात सुनो. देखो, अगर किसी कंपनी की वैल्यू अंडर वैल्यू चल रही है और कोई कंपनी आती है उसके मेजर प्रोपोर्शन शेयर लेके उसकी वापस वैल्यू ऊपर करना चाह रही है, तो क्या ये गलत है? नहीं. और ये इलीगल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है अगर मैनेजमेंट ठीक करे कि उसका मेन मोटिव क्या है कि मैनेजमेंट को ठीक करके उसे वापस वैल्यू पे लेकर आना है. ठीक है, तो ये है कॉर्पोरेट ट्रेडर्स का काम. सो कॉर्पोरेट ट्रेडर्स आर बेसिकली द नेसेसरी ईविल. ज़रूरी भी है लेकिन आ कैसे रही है एक ईविल की तरफ फॉर द अंडरवैल्यूड कंपनी. और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एफिशिएंट है फॉर द कैपिटल मार्केट. सो द कॉर्पोरेट ट्रेडर्स आर आइडेंटिफाइंग द अंडरवैल्यूड कंपनी एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग देम. So this will be efficient for the capital market. So corporate traders are legal and good for the capital market. So we are done with corporate traders term. Now at last let's discuss the difference between asset strippers and corporate traders. There is a very minor difference. Minor difference क्या है कि asset stripper game में आते हैं to sell off the assets of the undervalued company, और corporate traders game में आते हैं to gain the management and to gain the decision making power in their hands to bring the value back. So to improve the undervalued company, they came into picture, and the asset strippers basically came into picture for their own shareholders motives. क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो एज अ डिविडेंड पे आउट होता है उनके खुद के शेयर होल्डर्स को. कौन सी कंपनी के? अगर मैं एग्जांपल की तरफ से बात करूं तो मैगी को प्रॉफिट होगा और वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा. लेकिन अगर कॉर्पोरेट ट्रेडर्स होगा तो मैगी इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली पिक्चर में आ रहा है. सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट ट्रेडर्स एंड एसेट स्ट्रिपिंग. विद this we are over with asset stripping, black swan and corporate traders. So basically A and C were related to each other, and black swan is basically a term which is unpredictable. So now we are over this ABC, and at last I want to say that it is very difficult to make the videos, and it is very difficult to make the videos out of the courses I am into. So yes, keep supporting and keep learning as I am learning. I always make the notes of everything, and you also make notes and you also write down these terms, and this will surely be beneficial for you in the near future. कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं काम आ जाती है. So मैं भी इसी मोटिव से कुछ लर्न कर रही हूँ और आप भी इसी मोटिव से कुछ लर्न करो. रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा लर्न करो ताकि कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें काम आ जाती हैं. So if you think the content was knowledgeable and informative, so please don't forget to support by liking the page, by commenting, and by subscribing my channel if you are new to my channel. So keep learning. The more you learn, the more you earn.